सुप्रभात विद्यार्थियों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत। मैं डॉक्टर इकबाल सह आचार्य इतिहास भाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। विद्यार्थियों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सुल्ताना रजिया के बारे में, जो दिल्ली की प्रथम महिला शासिका के रूप में गिनी जाती है और वह 1236 पर गद्दी पर बैठी और 1240 तक उन्होंने शासन किया। सुल्ताना रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। सुल्तान इल्तुतमिश के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जिन्होंने 1211 से लेके 1236 तक यानी लगभग 25 साल तक दिल्ली की गद्दी को संभाला था और उन्हीं पराक्रमी शासक की पुत्री थी रजिया। और साथ ही विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम मध्यकालीन इतिहास की बात कर रहे हैं, लगभग 800 साल पूर्व की घटना की बात कर रहे हैं, जब किसी भी महिला का उच्च पद पर पहुंचना और वो भी किसी सल्तनत के सर्वोच्च पद पर पहुंचना बहुत जो है असंभव घटना थी। लेकिन इल्तुतमिश ने इसको संभव बनाया। अनेक लोगों के द्वारा उसका विरोध हुआ, सरदार, उलेमा, अमीर सभी ने उसका विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी चुना, क्योंकि उसके जो पुत्र उस समय थे वो उतने योग्य नहीं थे। इल्तुतमिश अपने शासनकाल के अंतिम वर्ष में उत्तराधिकार की समस्या से चिंतित था। वह अपने साम्राज्य को अपने वंशजों के अधिकार में रखना चाहता था। इससे पहले हमने देखा था विद्यार्थियों की मोहम्मद गोरी जो है उसका उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक बना था, जो उसका पुत्र नहीं था। वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी स्वयं इल्तुतमिश बना था, जो उसका पुत्र नहीं था, दामाद था। लेकिन इल्तुतमिश अब इस चीज़ को बदलना चाहता था। वह यह चाहता था कि उसका जो है ये जो राज्य है, जो सल्तनत का गठन उसके द्वारा किया गया है, उसको संभालने का दायित्व उसके वंशजों को मिले और वे जो है साम्राज्य को अपने उत्तराधिकारियों के लिए सुरक्षित रखना चाहता था। अतः अपने सबसे बड़े पुत्र नासिरुद्दीन को उसने अपने राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। लेकिन दुर्भाग्यवश शहजादा नासिरुद्दीन जो है उसकी 1229 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसके बाद वह अपने जो अन्य पुत्र थे उनको गद्दी के योग्य नहीं समझता था। इस विषय पर चिंतन मनन के बाद उसने अपनी बेटी रजिया को तख्त का उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया। उसने अमीरों यानी कुलीनों और उलेमा यानी धर्मशास्त्रियों को भी इस मनोनयन पर सहमत करा लिया, यानी उनको भी इस बात के लिए तैयार कर लिया कि उसकी पुत्री को उत्तराधिकारी स्वीकार करें। वैसे देखा जाए तो प्राचीन ईरान और मिस्र में महिलाएं रानियों के रूप में शासन कर चुकी थी और अल्पवयस्क राजकुमारों की संरक्षिकाओं के रूप में भी काम कर चुकी थी। पर पुत्रों के होते हुए भी पुत्री को वरीयता देना एक नई बात थी। यानी अगर पुत्र नहीं है तो रानियों ने शासन किया है, या छोटे अल्पायु पुत्र हैं तो उनकी माताओं ने उनकी संरक्षिकाओं के रूप में कार्य किया था। लेकिन पुत्रों के होते हुए भी एक पुत्री को जो है अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना, उसको जो है मेरिट पर लेना एक नई बात थी। किंतु उसकी मृत्यु के बाद रजिया की स्त्री होने के कारण तुर्क सरदारों ने उसके बड़े पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बिठा दिया। यानी इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उन्होंने उसके निर्णय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। फिरोज लेकिन अयोग्य था और उसकी अयोग्यता के कारण उसकी माता शाह तुर्कान ने सत्ता को नियंत्रित कर शाही परिवार के सदस्यों, सैनिकों तथा अमीरों पर निर्मम अत्याचार किए और इससे परेशान होकर तुर्क सरदारों ने उसकी हत्या कर दी और दिल्ली की जनता की सहानुभूति का फायदा उठाकर रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठ गई। अब हम बात करते हैं रजिया सुल्तान के द्वारा किए गए कार्य और उसकी उपलब्धियों की। तो रजिया सुल्ताना एक योग्य पिता की योग्य पुत्री थी। वह मध्य युग की अद्वितीय महिला थी। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया। इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया। यानी इल्तुतमिश जिस प्रकार सोचता था कि सारी सत्ता का केंद्रीकरण सुल्तान के पास होना चाहिए, उसी चीज़ का समर्थन किसके द्वारा किया गया? रजिया के द्वारा किया गया। और ये बात जो है तत्कालीन परिस्थितियां जिस प्रकार की थी और उसमें ये तुर्की राज्य के हित में था कि सत्ता का केंद्रीकरण ज़्यादा से ज़्यादा हो।
अब हम बात करते हैं रजिया के राज्यारोहण के बारे में कि उसकी क्या विशेषताएं थी। रजिया का जो राज्यारोहण हुआ उससे कुछ नए तत्व उभरे, जैसे कि इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन करके सुल्तान बनने वाली वे पहली महिला थी। इस्लाम के नियमानुसार अभी तक जो है कोई भी महिला जो है शासिका नहीं बनी थी। इस प्रकार इस्लामिक परंपराओं का यहाँ पर उल्लंघन हुआ। दूसरा तत्व है कि ये पहला अवसर था जब दिल्ली के सुल्तान का चुनाव हुआ। रजिया को सुल्तान पद पर दिल्ली के निवासियों द्वारा निर्वाचित किया गया था। यानी अमीरों ने तो उसका विरोध किया था और उसके भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बिठा दिया था, लेकिन उसकी अयोग्यता को देखते हुए फिर जो ये आम जनता थी उनके बीच में रजिया पहुंची और उसने कहा कि मेरे पिता ने मुझे अपना उत्तराधिकारी चुना था, तो मुझे सुल्तान बनाया जाए। और ऐसे वक्त जो है दिल्ली की जनता ने, राजधानी की जनता ने रजिया का सहयोग दिया और किया और उसे जो है दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया। तीसरा जो बिंदु है वह यह है कि उसकी शक्ति में जनता का विश्वास था। मिन्हाजुल सिराज लिखता है कि उसने जनता से समझौता किया था कि यदि वह अयोग्य सिद्ध हो तो उसे पद से हटा दिया जाए। यानी जनता ने उसे चुना तो उसने भी ये वादा किया कि अगर मैं अपने पद के योग्य साबित नहीं हूं तो उनको ये अधिकार होगा कि उसे पद से हटा दें। इससे ये स्पष्ट होता है कि उसने इस समझौते के माध्यम से लोकतंत्रात्मक भावना का प्रदर्शन किया। और वैसे वर्तमान लोकतंत्रात्मक व्यवस्था से हम इसकी तुलना करें तो हम देखते हैं कि अयोग्यता कोई पैमाना नहीं है। एक बार जो चुन लिया जाता है वो 5 साल के लिए चुन लिया जाता है। प्रोफेसर सतीश चंद्र का इस संबंध में कहना है कि संक्षिप्त होते हुए भी उसके शासन की अनेक दिलचस्प विशेषताएं थी। अब हम बात करते हैं उसके द्वारा किए गए अमीरों के विद्रोह के दमन की। रजिया का शासनकाल विद्यार्थी राजतंत्र और उन तुर्क सरदारों के बीच एक सत्ता संघर्ष की शुरुआत थी, जिनको कभी कभी चालीसा या चैलगानी भी कहा जाता है। इल्तुतमिश ने जिस चालीसा मंडल यानी तुर्कान चैलगानी की स्थापना की थी तुर्की सल्तनत को मजबूत करने की, तो रजिया का जो शासनकाल है वह अब राजतंत्र और उन्हीं तुर्क सरदारों के बीच सत्ता संघर्ष की शुरुआत साबित हुआ। इल्तुतमिश ने इन तुर्क सरदारों को बहुत सम्मान दिया था, उन्हें उच्च पदों पर बिठाया था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद ताकत के में मदांध होकर ये सभी दम्भी सरदार किसी कठपुतली शासक को गद्दी पर बिठाना चाहते थे जिसे वे अपनी इच्छा से नचा सके। जिस प्रकार कठपुतली वाला कठपुतलियों को नचाता है, अपनी इच्छा से रुलाता है, हंसाता है, बिठाता है, उठाता है, उसी प्रकार ये जो तुर्की सरदार थे उनके पास इतनी शक्ति आ गई थी तो वो सोचते थे कि अब हम किसी सुल्तान के अधीन क्यों रहें, हम तो सुल्तान नाम मात्र का गद्दी पर बिठाएं, तो जो हम आदेश हम उसको दें उस हिसाब से वो कार्य करें। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल गया विद्यार्थियों की स्त्री होकर भी रजिया उनके इशारों पर चलने के लिए तैयार नहीं थी। रजिया ने स्त्री वेश भूषा त्याग कर मुंह पर नकाब डाले बगैर दरबार लगाना शुरू कर दिया। वह शिकार भी करती थी और युद्ध में सेना का नेतृत्व भी करती थी। इस कारण कट्टरपंथी मुसलमान और अमीर उसके विरोधी बन गए। इनका नेतृत्व इल्तुतमिश के वजीर जुनेदी के द्वारा किया गया। उसने बदायूं, मुल्तान, हांसी तथा लाहौर के सूबेदारों को सुल्ताना के खिलाफ भड़काकर उन्हें अपना समर्थक बना लिया। उसने उनकी सेनाओं के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। इससे रजिया के लिए खतरा उत्पन्न हो गया, लेकिन रजिया शासकीय गुणों से परिपूर्ण थी। उसको न केवल सैनिक क्षमता थी, सैनिक कार्यकुशलता थी, इसके साथ साथ प्रशासकीय गुण भी उसमें मौजूद थे। अतः उसने कूटनीति से काम लिया। विद्यार्थियों, हमने देखा था कि इल्तुतमिश जो है रजिया के पिता, वो भी दूरदर्शी और कूटनीति के प्रवृत्ति के थे, और वही कूटनीति जो है रजिया में भी मौजूद थी। और इसी कूटनीति को प्रयोग में लेते हुए उसने विद्रोही सरदारों में फूट डाल दी, जिससे वे परस्पर लड़ने लगे। इस समय रजिया ने अचानक हमला करके उन्हें पराजित कर दिया। जुनेदी सिरमौर की पहाड़ियों में भाग गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार सुल्ताना रजिया ने अपने विरोधियों का दमन किया। इस विजय के परिणाम स्वरूप उसका पंजाब पर आधिपत्य हो गया और बंगाल तथा सिंध के सूबेदारों ने भी रजिया की सत्ता निर्विरोध स्वीकार कर ली। मिन्हाज लिखता है कि लखनौती से लेकर देवल
तथा दम्भ्रीला तक सभी मलिकों एवं अमीरों ने आज्ञाकारिता एवं कृतज्ञता प्रदर्शित की, पर अभी भी उसका रास्ता साफ नहीं हुआ था। राजपूताना के राजपूत राज्य भी स्वतंत्र होने का प्रयास इस समय कर रहे थे। रजिया ने प्रयास भी किया और रणथंभौर का घेरा भी डाल दिया, पर वे वहां असफल रही। विद्यार्थियों, तो अभी हमने चर्चा की कि सुल्तान इल्तुतमिश की योग्य पुत्री रजिया के बारे में, जो 1236 में गद्दी पर बैठी और जिसका शासनकाल अल्प ही रहा 1240 ईस्वी तक, क्योंकि अपने पिता के द्वारा मनोनीत उत्तराधिकारी होने के बावजूद जो उस समय के सरदार उलेमा और जो अमीर वर्ग के लोग थे, वह उसे जो है सुल्तान स्वीकार नहीं कर रहे थे और उन्होंने विरोध किया, क्योंकि वह सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते थे। ऐसी स्थिति में रजिया ने प्रयास किया कि कैसे जो है उनका विद्रोह का दमन किया जाए, लेकिन एक विद्रोह खत्म हुआ, वहीं दूसरा विद्रोह खड़ा हो गया। दूसरी ओर जो राजपूत राज्य थे, जिन्होंने तुर्की सत्ता को स्वीकार कर लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक और बाद में इल्तुतमिश के शासनकाल में, वह भी स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे। और इसी क्रम में रजिया के द्वारा रणथंभौर को जीतने का प्रयास किया गया, लेकिन उसका ये घेरा असफल रहा, क्योंकि वह खुद अपनी जो है गृह राजनीति में जो आंतरिक विद्रोह हो रहे थे उसमें उलझी हुई थी, और इसलिए पूरी ताकत वो उसके खिलाफ, रणथंभौर के खिलाफ नहीं लगा सकी। तो विद्यार्थियों, रजिया के खिलाफ किए गए विद्रोह और उसके दमन, और आगे चलकर हम अगली कक्षा में देखेंगे कि रजिया के द्वारा अपने खिलाफ किए गए विद्रोह का दमन किस प्रकार किया गया, और साथ ही रजिया की प्रशासनिक योग्यता क्या थी, रजिया ने कौन कौन से प्रशासनिक कार्य सत्ता में रहते हुए किए। वैसे तो जैसे मैंने बात की थी कि उसका शासनकाल बहुत कम रहा, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे कार्य उसके द्वारा नहीं किए गए। अपने शासनकाल में वो विद्रोह के दमन और अपनी सत्ता को बचाने में उलझी रही, लेकिन फिर भी चूँकि वह सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, जिसने प्रशासनिक दृढ़ता स्थापित संगठन किया था, तुर्की सल्तनत को स्थापित करने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो ऐसी स्थिति में रजिया के द्वारा भी जो प्रशासनिक कार्य किए गए, उनकी चर्चा हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।